So this is our first क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स में बच्चों हम लोग जो चीज़ें कवर करेंगे मेनली वो पूरा चैप्टर को इन डिटेल तो नहीं कवर करेंगे, लेकिन वो चीज़ें जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से एग्ज़ाम के लिए बहुत नेसेसरी हैं और रिपीटेडली एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस आई विल बी डीलिंग विद दैट। तो अभी जो चैप्टर हम लोग लेने जा रहे हैं दैट चैप्टर इज़ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हम लोगों को जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखना है। जो पहला पैराग्राफ एनसीईआरटी ने इसके बारे में लिखा है, उस पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि आप अपनी डेली लाइफ में हाइड्रोकार्बन को कहाँ देखते हैं। जैसे एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो हम यूज़ करते हैं, दीज ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स। और एलपीजी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म। दीज आर बेसिक थिंग्स वेयर वी सी हाइड्रोकार्बन्स। हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो, यानी और कोई चीज़ प्रेजेंट ना हो, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो तरह के हो सकते हैं प्रमुख रूप से, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड और एक एरोमेटिक। अगर इसे भी काउंट कर ले तो वी हैव थ्री काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक। सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। अनसैचुरेटेड वो है जिसके अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड बोलेंगे। इसके बाद एरोमेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। और वैसे तो किसी कंपाउंड को एरोमेटिक कहने के लिए आप लोगों को हकल्स रूल को देखना पड़ता है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इन द इनिशियल स्टेज। तो वो जीओसी का पार्ट होता है कि वो हकल्स रूल को फॉलो करे और उसके अंदर साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो वो उसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। नाउ वी आर कमिंग टू द मेन टॉपिक दैट इज़ एल्केन। एल्केन किसे कहते हैं? एल्केन वो हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। आप यहाँ देखें एनसीईआरटी ने कहा है दीज आर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। Methane is the first member of this family. Methane is a gas found in coal mines and marshy areas. तो ये आपको थोड़ा सा मीथेन के बारे में बताया गया है और ये देखिए आपको मीथेन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना के दिया गया है। मीथेन जो होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है, और अगर इसका शेप पूछा जाए तो जो शेप होगा दैट विल बी टेट्राहेड्रल एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। और आपको एरो इसके अंदर एल्केन के अंदर यही मिलेंगे, sp3 वाले कार्बन ही मिलेंगे। नाउ नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म वी हैव ऑलरेडी डन इन अ डिफरेंट सेक्शन। नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म हमने एक अलग सेक्शन में पूरा पढ़ा है, तो उसको भी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। नोमेनक्लेचर के लिए एल्केन का नोमेनक्लेचर भी वैसे ही किया जाता है जैसे बाकी सभी का। नाउ वी आर कमिंग टू द मेन थिंग दैट इज़ प्रिपरेशन। तो एल्केन जो है वो क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम उसे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो जो पहला मेथड है वो है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है एल्कीन या फिर एल्काइन से प्रिपेयर करना है। अब आप इस रिएक्शन को, जो कि यहाँ पर है, जो मैंने भी दिखाया है, इसको देखें तो ये जो है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एल्कीन है। एल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड किया गया है तो CH3 सिंगल बॉन्ड वाला मिल गया है और ये सैचुरेटेड है, इसलिए इसको बोलते हैं एल्केन। तो एल्केन, किसी भी एल्कीन या एल्काइन में अगर हम लोग ऐड कर दें हाइड्रोजन को तो वी विल गेट एल्केन। और उसके लिए जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो है पैलेडियम, प्लैटिनम या फिर निकिल। ये तीनों मेटल्स याद होने चाहिए, ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये लिखा भी है, देखिए यहाँ पर, प्लैटिनम पैलेडियम कैटलाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर बट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड विथ निकल कैटलिस्ट। तो पैलेडियम और प्लैटिनम तो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन को कर देते हैं, यानी हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, और जो निकल होता है उसके लिए आपको रूम टेम्परेचर से ज़्यादा चाहिए होता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से एक तो उसको रिड्यूस करना। रिड्यूस करने के लिए जो रिएजेंट यूज़ किया गया है वो है जिंक और साथ में कोई भी एसिड। अब आप ये याद रखें कि ये आपको किस रूप में लिखा हुआ मिल सकता है। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से लिखा रहे Zn+HCl, या फिर एग्ज़ाम में लिखा रहे Zn+CH3COOH। जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है वैसा एग्जैक्टली ना लिखा रहे। तो अगर ऐसा प्रेजेंट है तो ये जो
एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड का मतलब एक हैलोजन एटम होना चाहिए, इसको ये कन्वर्ट कर देता है इन एल्केन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का नंबर चेंज नहीं होता है। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 कार्बन है तो इससे इथेन बना, 3 कार्बन है तो उससे प्रोपेन बना, इसका मतलब कार्बन चेंज नहीं होगा। लेट्स कम टू द सेकंड मेथड। इस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स रिएक्शन, और इस रिएक्शन में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं। अब आप देखें इस जगह पे फोकस करें जहाँ पर इस समय ब्लू कलर का ये है, इसमें देखें एक ये CH3 इधर साइड में है, एक ये CH3 इधर साइड में है, और ये जो इतना सेक्शन है ब्रोमीन ब्रोमीन और ये इसने बना लिया NaBr, और ये दोनों जुड़ गए और इथेन बन गया। तो C2H5Br अगर आप C2H5 के साथ जोड़ेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट C2H5 यानी ब्यूटेन मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है फॉर नीट एग्जामिनेशन। इसमें पूछा गया है व्हाट विल हैपन इफ़ 2 डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स आर टेकन, अगर 2 अलग अलग एल्किल हैलाइड्स ले लिए गए तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अलग अलग एल्किल हैलाइड अगर ले लिए जाए, मान लो कि एक एल्किल हैलाइड ले लिया गया C3H7, अगर एक ले लिया गया C3H7Cl और दूसरा एल्किल हैलाइड ले लिया गया C2H5Cl, और हम मान लें कि इन दोनों के साथ हम लोगों को रिएक्शन कराने को कहा गया। तो अब आप देखें इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। हो सकता है एक C3H7 दूसरे C3H7 के साथ ही रिएक्ट कर जाए, तो 3 और 3 जुड़ेंगे तो टोटल कितने कार्बन, 6 कार्बन, यानी कि उससे हेक्सेन बनने की संभावना बनेगी। और दूसरे नंबर पे अगर यहाँ पर ये C2H5Cl खुद C2H5 के साथ जुड़ जाए तो ब्यूटेन बनने की पॉसिबिलिटी बनेगी, और अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाए तो 5 कार्बन यानी पेंटेन बनेगा। तो ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर बन सकती हैं, यानी सारी पॉसिबिलिटी हैं बनने की, अगर हम लोग लेते हैं अलग अलग एल्काइल रेडिकल। सो द नेक्स्ट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ये देखना है हम लोगों को। कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर करने के 2 मेथड हमारे पास दिए गए हैं। हमको एल्केन प्रिपेयर करना है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सो वी हैव द फर्स्ट मेथड, दैट इज़ सोडियम सॉल्ट ले लिया जाए और उसको NaOH + CaO, इसको सोडा लाइम बोलते हैं। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सोडा लाइम। ये देखिए यहाँ पर लिखा है मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसके साथ ट्रीट किया गया देन इट विल बी, यहाँ से जो ये है इसमें से CO2 निकल जाएगा, और जब CO2 निकल जाएगा तो जो बचेगा वो CH4 बचेगा। अब देखिए बच्चों, इसमें पता जो होना चाहिए कि अगर आपने सोडा लाइम के साथ ट्रीट किया तो CO2 निकाल देना है, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। तो अगर मान लें कि आपसे पूछा गया कि कोई भी एग्जाम्पल में दिया जा सकता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दिया गया कि CH3CH2COOK, अगर इसका मान लीजिए कि कराया गया तो क्या बनेगा। तो आप देखें CO2 यहाँ से निकालेंगे तो 1 कार्बन कम हो जाएगा, ये 2 कार्बन बचे, इसका मतलब आपको मिलने वाला है इथेन। अगर इसी की जगह पर मान लें इस तरीके से दे दिया जाए CH3 एंड COOK, तो अब अगर ये एग्जांपल में दे दिया गया तो यहाँ से भी आप CO2 निकालें तो 1 कार्बन कम हो जाएगा। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज CH3, और ये CH3 का मतलब आपको CH4 यानी मीथेन मिलने वाला है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब कभी भी इस तरीके का सवाल आएगा तो आपको बस पहचानना रहेगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ निकल रही है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर करने का तरीका है वो है कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं वो ज़रा आप देख लें, मैं ज़रूरी बातों पर ही फोकस करूँगा। यहाँ पर आप देखें कि अगर फर्स्ट नंबर का जो रिएक्शन है उसमें हमने CH3CONa लिया है, इस CH3CONa को जब हमने पानी में डाला तो पानी में डालते ये 2 पार्ट में टूट गया, एक तो CH3COO और साथ में Na+, जैसा कि कोई भी नॉर्मल सॉल्ट टूट जाता है। उसके बाद जब एनोड पर भेजा गया CH3COO- को, तो आप यहाँ पर देखिए कि जब ये ब्रेक हुआ तो इससे एक फ्री रेडिकल जनरेट हुई और CO2 निकल गया। बस यही एक स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है। इस स्टेप से आप सब कुछ आंसर कर सकते हैं कि कोई भी सॉल्ट आपके सामने होगा उसमें से सबसे पहला काम करना है CO2 निकाल दें, फिर एक फ्री रेडिकल बना लें, फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएगी और उसी से आपका एल्केन तैयार हो जाएगा।
मैं यहाँ पर एक दो एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लें कि मैंने इस तरीके से लिया और COOK और यहाँ पर मैंने कार्बन ले रखा है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ पे मैंने COOK ये लिया। अब आप इसमें जो ज़रूरी बात है वो ये देखें कि अगर इसमें मैंने ये मान लिया कि ये जो COO है ये निकल जाएगा यहाँ से और ये वाला COO भी निकल जाएगा और यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगी 2। अब इतना काम करने के बाद अगर मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ, ये COO हट गया यहाँ से और ये भी COO हट गया और ये हटने के बाद आप देखेंगे 2 फ्री रेडिकल्स हैं। 2 फ्री रेडिकल होने का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में चाहें तो बॉन्ड बना सकते हैं और अगर ये बॉन्ड बना सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में यहाँ मिल जाएंगे और आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये बॉन्ड बनाएंगे तो C डबल बॉन्ड C तैयार हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप मान लें कि इस तरीके का कहीं दिया हो कि ये इतना दिया है, मान लें आप कि यहाँ पर COOK और यहाँ पर भी COOK, जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर ये यहाँ से चला जाए तो अगर ये चला जाएगा तो यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगी और फ्री रेडिकल जनरेट होने के बाद यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है इस वाले सेक्शन से रिलेटेड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इस तरीके के सवाल इस वाले सेक्शन से रिलेटेड पूछे भी जाते हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ फिजिकल। अब ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन को। सबसे पहला है हाइड्रोजिनेशन। इसका मतलब है कि हमको एल्कीन या एल्काइन में हाइड्रोजन जोड़ना है। दूसरा एल्किल हैलाइड से जिंक और एसिड याद रखने हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में याद रखना है कि अगर 2-2 कार्बन वाले मिले तो क्या होगा, 2 और 3 वाले मिले तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले सेक्शन में आपको याद रखना है एक तो NaOH प्लस CaO, दिस इज़ कॉल्ड एज सोडा लाइम और ये डिकार्बोक्सिलेशन करेगा। और दूसरे नंबर पे इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एक कार्बन कम रहता है क्योंकि डिकार्बोक्सिलेशन होता है। और ये जो दूसरे नंबर का है जो अभी हम लोगों ने कोलबेज मेथड पढ़ा, इसमें आपको एक CO2 निकालना है और फ्री रेडिकल बनानी है और उस फ्री रेडिकल से आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है कि एल्केन्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट, या आप यहाँ देखें boiling point of different alkanes are given in table 13.2 from which it is clear that there is a steady increase in boiling point with increase in molecular mass। इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या इथेन का, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि इथेन का ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पर मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इंटरमॉलिकुलर वॉन डेर वाल्स फोर्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ मॉलिकुलर साइज of the surface area of the molecule। दूसरी बात यह है you can make an interesting observation by having a look on the boiling points of 3 isomeric pentanes। और इसमें क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। यहाँ पर आप देखें लिखा है विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांच्ड चेन्स द मॉलिक्यूल अटेन द शेप ऑफ स्फेयर, this result in a smaller area of contact and therefore weak intermolecular force between spherical molecules which are overcome at relatively lower temperature। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए, 2 मैं बना दूँ यहाँ पर, जैसे मान लें कि आपसे पूछा गया है एक मॉलिक्यूल है ये CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 यानी 4 कार्बन का ये है। एक और मैं 4 कार्बन का बना रहा हूँ, लेकिन इस बार मैंने 4 कार्बन में एक ब्रांच बना दी है बीच में। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर आपसे पूछा गया विच हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको बताना है। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है और ये सेकंड मॉलिक्यूल है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड में बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो जो सेकंड है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। कारण क्या है, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती जाती है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता जाता है। ये आपको याद रखना है। एक ही पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी में याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और अगर सेम है तो मोर ब्रांचिंग लेस बॉइलिंग पॉइंट। अगला जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में इसका एक ही रिएक्शन है एंड दैट इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी में वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पहले तो इसका मतलब समझ लें।
सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर आप CH4 को देखें तो ये CH4 का मैं यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये इस तरीके का बनेगा, कार्बन और उसके पास 4 हाइड्रोजन है। अब अगर इन चारों में से एक हाइड्रोजन को मैं हटा दूँ, इसको हटा दूँ यहाँ से, और हटाने के बाद मैं इसकी जगह पर लाके और क्लोरीन लिख दूँ, तो मैंने हाइड्रोजन को हटाया और क्लोरीन को मैं यहाँ ले आया। इसका मतलब कि एक को हटा के दूसरा लाए हैं, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें देखें हैलोजिनेशन के लिए लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से सीधे रिएक्शन कराया जाता है एंड दैट कॉजेस हैलोजिनेशन। आप देखें जितना ज़्यादा आप क्लोरीन यूज़ करेंगे, सबसे पहले एक क्लोरीन लगा, फिर 2 लगा, फिर 3 लगा और फिर 4, यानी एक्सेस में यूज़ करेंगे तो टेट्राक्लोरोमीथेन बनेगा, नॉर्मल लेंगे तो 1 बनेगा। अब इसमें लिखा हुआ है कि रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, अगर आपको ये हैलोजिनेशन कराना है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि वायलेंट रिएक्शन देता है, यानी इसके रिएक्शन नहीं पढ़ाए जाते हैं, तो ये वायलेंट रिएक्शन देता है, ये बात आपको याद रखनी है। फ्लोरीन के रिएक्शंस काफ़ी वायलेंट होते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आयोडीनेशन। फ्लोरीनेशन इज़ टू वायलेंट टू बी कंट्रोल्ड. Iodination is very slow and a reversible reaction. It can be carried out in the presence of oxidizing agent like HiO3 और HNO3. तो इसका मतलब ये है कि आयोडीनेशन जो है उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए और फ्लोरीनेशन बहुत वायलेंट होता है। तो मेनली क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन को नॉर्मली कराया जा सकता है। और हैलोजिनेशन का जो मैकेनिज्म है वो है फ्री रेडिकल। इसमें एक ही सवाल पूछा जाता है, इनिशिएशन कौन है, प्रोपोगेशन कौन है और टर्मिनेशन कौन है। तो इसका आप सीधा तरीका जान लीजिए। इनिशिएशन में आपको प्रोडक्ट में दोनों ही फ्री रेडिकल दिखाई देंगी। इनिशिएशन माने फ्री रेडिकल्स का बनना। प्रोपोगेशन स्टेप में आप प्रोडक्ट में देखेंगे तो आपको एक फ्री रेडिकल दिखाई देगा और एक नॉर्मल दिखाई देगा। यहाँ ये स्टेप भी देखें, एक फ्री रेडिकल एक नॉर्मल, तो अगर एक फ्री रेडिकल और एक नॉर्मल है तो वो प्रोपोगेशन है। इनिशिएशन यहाँ भी देखें, एक फ्री रेडिकल एक नॉर्मल, प्रोपोगेशन। एक फ्री रेडिकल एक नॉर्मल, दिस इज प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन मतलब एक फ्री रेडिकल और एक नॉर्मल। टर्मिनेशन का मतलब है कि प्रोडक्ट में कोई भी फ्री रेडिकल ना रहे। तो आप देखें, फ्री रेडिकल ही हो सिर्फ तो इनिशिएशन, फ्री रेडिकल ना हो तो टर्मिनेशन, और बीच का वही बचा एक फ्री रेडिकल एक नॉर्मल, तो इसका मतलब प्रोपोगेशन होगा। बस इतनी सी बात आपको पहचाननी रहती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में अगर आपने जीओसी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो फ्री रेडिकल का एक सिस्टम होता है, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, यही सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो 3 डिग्री वाले जो कार्बन होते हैं वो, अगर मैं एक यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूँ तो द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल विल बी 3 डिग्री और उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब क्या होता है, एक फ्री रेडिकल जिसमें 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। फिर इससे कम होगा 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब है यहाँ पर 2 कार्बन जुड़े हैं और एक हाइड्रोजन है। फिर उससे भी कम होगा 1 डिग्री जिससे एक ही कार्बन जुड़ा हो, बाकी हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है जो कि आपको याद रखना है, यही उनकी रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन ली जाती है और जो प्रोडक्ट बनता है वो CO2 और H2 बनता है। इसके मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं मोल कॉन्सेप्ट में ज़्यादा आते हैं। ये जो लिखा हुआ है CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला एल्केन का, और ये 3n+1/2 NCO2n+1H2। अगर आप इसे याद कर लें तो दैट इज़ वेरी 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 गुड, बिकॉज एग्जाम टाइम में बैलेंस करने में आपका टाइम बचाएगा। और आप देखें इसे NCERT ने दिया है तो आप इसे इस्तेमाल करें और आप इसे याद कर लें, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। यहाँ पर 3n+1/2 O2 होता है, यहाँ NCO2 एंड यहाँ पर n+1 H2O। नाउ लेट्स गो फॉर द फर्दर। इसमें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन भी होता है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि कम्प्लीटली CO2 और H2 में कन्वर्ट ना हो, बल्कि उससे पहले के कोई स्टेप में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर आपने कॉपर 523 एंड 100 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लिया है तो यू विल गेट मीथेनॉल। MO2O3 लिया है तो मीथेनल मिलेगा। और अगर मैग्नीज एसीटेट लिया है तो यू आर गोइंग टू गेट एसिटिक एसिड। अब आप देखें ये अल्कोहल है, ये है एल्डिहाइड और ये है एसिड। तो ये एक एक स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एल्केन ऑक्सीडाइज होता है तो अल्कोहल बनता है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, और एल्डिहाइड या कीटोन ऑक्सीडाइज होगा तो वो एसिड बनेगा। ये ऑर्डर चलता है। ये जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस आप NCERT में जो लिखे हैं उनको बार बार देखते रहें।
बाकी आप इन रिएक्शन में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, तो उस पर ज़्यादा आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर है आइसोमराइजेशन यानी आइसोमर फॉर्मेशन। इस रिएजेंट को याद रखें, ये ब्रांचिंग कराता है, ब्रांचिंग का रिएजेंट है एनहाइड्रस Al प्लस HCl। आप यहाँ पर देखें, अगर आपने नॉर्मल हेक्सेन ले लिया है, एन हेक्सेन का मतलब ऑल द 6 कार्बन आर स्ट्रेट चेन, तो अगर आपने इस रिएजेंट को लिया तो एक ब्रांच बन जाएगी, इसको बोलते हैं ब्रांचिंग। यानी जब ये रिएजेंट आ जाए तो आप बस ब्रांचिंग कर दो, ना कार्बन बढ़ाना ना घटाना, केवल ब्रांचिंग कर देनी है। दूसरा ये 5th नंबर पे है एरोमेटाइजेशन। व्हाट इज़ एरोमेटाइजेशन? एरोमेटाइजेशन के इस रिएजेंट को याद रखना है, Cr2O3 प्लस V2O5 या MO2O3, वेनेडियम पेंटॉक्साइड है ये। अगर इस तरीके का रिएजेंट लिया गया तो अगर 6 कार्बन होंगे तो बेंजीन बन जाएगा, 7 होंगे तो टॉलुइन बन जाएगा, यानी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। ये आपको आपके NCERT में दिया है, आपको याद रखना है। देखो बच्चों, रिएजेंट अगर आप गिनोगे ना तो पूरे अल्केन में 10 से ज़्यादा नहीं आएंगे, तो आपको ये 10 रिएजेंट याद रखने, यही तो आपका काम है। अब उस पर आप जितनी अच्छी कमांड कर लो, करना तो आपको फुल्ली याद ही है उसको, है ना। रिएजेंट्स याद कर लीजिए, जहाँ कॉन्सेप्चुअल होगा वहाँ आपको मैं प्रॉपरली बता दूंगा, क्वेश्चन के माध्यम से बता दूंगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब। लेकिन अभी जो चीज़ ज़रूरी है याद करना है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको बाय द इवनिंग याद होनी चाहिए। रिएक्शन विद स्टीम, अगर मीथेन का स्टीम से रिएक्शन किया गया तो वी आर गोइंग टू गेट CO प्लस H2। मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट to form carbon monoxide and dihydrogen. This method is used for the industrial preparation of डाईहाइड्रोजन गैस। ये आपको हाइड्रोजन वाले सेक्शन में भी पढ़ाया जाएगा। हायर अल्केन्स को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देके तोड़ दिया जाता है छोटे फ्रैगमेंट्स में। ये जो छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं इनकी जो बर्निंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, जलते ज़्यादा अच्छा है, इसलिए फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। तो बड़े कंपोनेंट को पायरोलिसिस प्रोसेस, पायरो माने हीट एंड लिसिस माने तोड़ना, इसके माध्यम से छोटे छोटे उसमें तोड़ लिया जाता है। बाकी आगे जो है कन्फॉर्मेशन, कन्फॉर्मेशन में हम लोगों ने इसको आइसोमेरिज्म में पढ़ रखा है। इथेन के कन्फॉर्मेशन में एक्लिप्स, स्टैगर्ड, ये सभी हम लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं इन आइसोमेरिज्म, तो अभी उसको यहाँ पर डिस्कस करना इज़ नॉट नेसेसरी। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एल्कीन। सो यहाँ तक आपका एल्केन का हो गया। आप देखें, अगर आप अपने आप को लिमिट करें NCERT तक तो आपके पास 4 या 5 मेथड हैं प्रिपरेशन के, और उसके अलावा कितना टोटल सेक्शन है जो आपको याद रखना है। एल्केन का भर का आप अभी कॉन्सेप्ट याद करें, और फिर इसके बाद आगे हम लोग एल्कीन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कल क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एल्कीन के कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसमें से जो एल्कीन का सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट है वो है EAR, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये मैं थोड़ा कल आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे कार्बोकेटायन बनता है और कैसे उसका ट्रांसफ़र होता है। हालांकि जो लेक्चर्स अपलोड हुए हैं उन लेक्चर में भी ये बात दी हुई है, तो वहाँ से भी आप उसको कवर कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पर जो एल्कीन से आगे का सेक्शन है दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड मिलते हैं आपसे इन द आफ्टरनून विद द क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक, क्योंकि बिना क्वेश्चन के ये किसी यूज़ का नहीं होगा। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।